गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने लिपिड्स के वर्गीकरण की बात की थी और लिपिड्स का जो वर्गीकरण किया था वो किसके आधार पर किया था? साबुनीकरण और असाबुनीकरण के आधार पर। जो लिपिड अम्ल खुद होते हैं, क्षारों से क्रिया करके जो लवण बना रहे हैं, लवण मतलब साबुन का निर्माण कर रहे हैं, तो वो कैसे कहलाते हैं? साबुनीकरण लिपिड। जो यह लिपिड होते हैं वो क्षार से क्रिया नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब साबुन नहीं बना रहे हैं, उन्हें क्या कह रहे थे हम? असाबुनीकरणीय लिपिड कह रहे थे। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। वसा के प्रमुख रासायनिक स्थिरांक कौन कौन से हैं? यहाँ पर वसा को कुछ कांस्टेंट के जरिए देखते हैं हम, तो ये स्थिरांक यहाँ पर कौन कौन से हैं? फर्स्ट देखते हैं साबुनीकरण। पहला जो कांस्टेंट है वो कौन सा है? साबुनीकरण। तो यहाँ पर जो साबुनीकरण किसी भी फैट का जो किया, वसा का जो किया जाता है, लिपिड का जो किया जाता है, वो लिपिड का साबुनीकरण कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर जो 1 ग्राम वसा होती है, 1 ग्राम जो वसा होती है, इस 1 ग्राम वसा के लिए जो आवश्यक KOH की मात्रा होती है, और वो भी किसमें? मिलीग्राम में। यहाँ 1 ग्राम वसा के साबुनीकरण के लिए, मतलब उदासीन करने के लिए, साल्ट क्या है? उदासीन। नेगेटिव पॉजिटिव अम्ल क्षार क्या हो जाते हैं? बराबर। तो बराबर कब हो जाते हैं तो क्या हुआ? उदासीन। तो यहाँ पर 1 ग्राम वसा के साबुनीकरण के लिए, 1 ग्राम वसा के साबुनीकरण के लिए KOH की मिलीग्राम में मात्रा, KOH की जितनी मात्रा मिलीग्राम में आएगी, यहाँ पर कितने मिलीग्राम KOH वसा के साबुनीकरण के लिए आवश्यक है, वो क्या कहला देगी? उसे हम साबुनीकरण मान कहते हैं। वसा का साबुनीकरण मान कहते हैं। दूसरा होता है एसिड मान। यहाँ एसिड मान में वसा की 1 ग्राम में मात्रा लेते हैं। वसा की 1 ग्राम मात्रा में जो स्वतंत्र वसा अम्ल होते हैं, 1 ग्राम मात्रा में जो स्वतंत्र वसा अम्ल होते हैं, इन वसा अम्लों को उदासीन करने के लिए, जो यहाँ पर वसा की 1 ग्राम मात्रा ली है, उस 1 ग्राम मात्रा में कितने वसा अम्ल वहां पर प्रेजेंट है, और कौन से वसा अम्ल? स्वतंत्र। वहां पर जितने स्वतंत्र वसा अम्ल प्रेजेंट हैं, उनको उदासीन करने के लिए जो KOH की मात्रा होगी, इनको उदासीन करने के लिए जो KOH की मात्रा होगी, वो क्या कहलाती है? अम्लमान कहलाती है। अम्ल है तो क्षारों से उदासीन होंगे, तो इस अम्ल को, जो स्वतंत्र अम्ल 1 ग्राम वसा में प्रेजेंट हैं, उनको उदासीन करने के लिए जितनी KOH की मात्रा की आवश्यकता होती है, ये KOH की मात्रा क्या कहलाती है? अम्लमान, एसिड मान कहलाती है। आयोडीन की मात्रा, आयोडीन मान के लिए क्या करते हैं कि जो वसा की 100 ग्राम मात्रा है, वसा की 100 ग्राम, अब इस वसा की 100 ग्राम मात्रा के द्वारा जितनी आयोडीन अवशोषित की जाएगी, यहाँ जितनी आयोडीन अवशोषित की जाएगी, ये अवशोषित आयोडीन की मात्रा ही क्या कहलाएगी? आयोडीन मान कहलाएगी। 100 ग्राम वसा के द्वारा, 100 ग्राम वसा के द्वारा जितनी आयोडीन अवशोषित की जाती है, वो आयोडीन की मात्रा, वो आयोडीन का जो वेट है, वही क्या कहलाएगा? यहाँ पर आयोडीन मान कहलाएगा। रिचर्ड मीसल मान, ये किसने दिया था? रिचर्ड मीसल ने दिया था, और इसी के नाम पर हम इसको क्या कहते हैं? रिचर्ड मीसल मान कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ 5 ग्राम वसा के साबुनीकरण के पश्चात, 5 ग्राम वसा को लिया, उसका साबुनीकरण कर दिया। अब 5 ग्राम वसा के साबुनीकरण के पश्चात जल में मिले वाष्पशील वसा अम्लों को उदासीन करने के लिए यहाँ 2 स्टेप में काम कर रहे हैं हम। पहले तो हमने 5 ग्राम वसा ली, इस 5 ग्राम वसा का क्या कर दिया हमने? साबुनीकरण। 5 ग्राम वसा को लिया, इस वसा का साबुनीकरण कर दिया। अब साबुनीकरण के पश्चात जो उपस्थित जल में विलेय वाष्पशील एसिड होते हैं, विलेय वाष्पशील वसा अम्ल होते हैं,
इसके पश्चात भी जो जल में विलय रह जाते हैं, जल में विलय जो वाष्पशील वसा अम्ल रह जाते हैं, इनको उदासीन करने के लिए जो KOH की मात्रा होगी, इनको उदासीन करने के लिए जो KOH की मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी? रिचर्ड मीसल मान कहलाएगी। इसकी जो मात्रा है वो क्या कहलाएगी? रिचर्ड मीसल मान कहलाएगी। तो यहाँ पर 2 स्टेप में काम करना होता है रिचर्ड मीसल मान निकालने के लिए। पहले 5 ग्राम वसा का साबुनीकरण करेंगे। साबुनीकरण करने के पश्चात जो जल में विलय रह जाते हैं वाष्पशील वसा अम्ल, अब ये जल में विलय जो वाष्पशील वसा अम्ल है इनको उदासीन करेंगे, और इनको उदासीन करने के लिए जितने KOH की आवश्यकता होगी वही रिचर्ड मीसल मान कहलाएगा। नेक्स्ट, एसिटाइल मान। यहां एसिटाइल मान के लिए 1 ग्राम वसा के मात्रा ले रहे हैं हम। 1 ग्राम वसा के एसिटाइलेशन के बाद, 1 ग्राम वसा का एसिटाइलेशन किया, 1 ग्राम वसा के एसिटाइलेशन के बाद साबुनीकरण के पश्चात प्राप्त एसिटिक अम्ल के उदासीनीकरण के लिए, प्राप्त एसिटिक अम्ल की, अब यहां एसिटिक अम्ल को क्या कर रहे हैं हम? उदासीन। इसके एसिटिक अम्ल के उदासीनीकरण के लिए जो आवश्यक KOH की मात्रा होगी किसमें? मिलीग्राम में, वो क्या कहलाएगी? एसिटाइलेशन मान कहलाएगी। तो यहां भी किसमें? 2 स्टेप के अंदर कार्य किया है। पहला, जो 1 ग्राम हमने वसा ली है, 1 ग्राम जो हमने वसा ली है, इस वसा का क्या किया है? एसिटाइलेशन, और एसिटाइलेशन के बाद में इसका साबुनीकरण किया। सॉरी, 3 स्टेप में कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। पहले 1 ग्राम वसा का एसिटाइलेशन किया है, एसिटाइलेशन करने के बाद में उसका साबुनीकरण किया है, एसिटाइलेशन करने के बाद साबुनीकरण करने के पश्चात जो अब यहाँ पर एसिटिक अम्ल बचता है, इन दोनों स्टेप के बाद में जो यहाँ एसिटिक अम्ल बचता है, इस एसिटिक अम्ल को उदासीन करने के लिए जो मिलीग्राम में KOH की मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी? एसिटाइलेशन मान कहलाएगी। अब एसिटाइलेशन मान से हमको किसी भी लिपिड के अंदर हाइड्रोक्सी जो ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप, इन हाइड्रोक्सी ग्रुप के बारे में पता चल जाता है, किस स्थिति पर है और कितनी संख्या में है। तो अगर हमको किसी भी लिपिड के अंदर उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप्स की स्थिति और उनकी संख्या का पता लगाना है तो क्या करेंगे? हम एसिटाइल मान ज्ञात करेंगे, और एसिटाइल मान के द्वारा यहाँ पर किसी भी लिपिड के अंदर उसके हाइड्रोक्सी ग्रुप और उसकी स्थिति के बारे में पता चल जाता है। तो ये वो विभिन्न रासायनिक कांस्टेंट हैं जिनके द्वारा हम यहाँ पर लिपिड के विभिन्न प्रकार से उसको उदासीन करके उनकी मात्राओं को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम वसा के भौतिक गुण। क्योंकि किसी भी अगर कोई केमिकल कंपोजिशन का कोई भी चीज है या फिर कोई यौगिक है तो उसके दोनों गुण होते हैं, रासायनिक गुण भी होते हैं और भौतिक गुण भी होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर जैसे हमने प्रोटीन के पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट के पढ़े हैं कि कौन से इसके भौतिक गुण होते हैं, कौन से इसके रासायनिक गुण होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, भौतिक गुण भी पाए जाते हैं और रासायनिक गुण भी पाए जाते हैं। लिपिड के भौतिक गुण। यहाँ लिपिड के जब भौतिक गुणों की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका स्वाद कैसा है, गंध कैसी है, वो सारी चीज़ों को देखते हैं, विलेयता कैसी है। यहाँ भौतिक गुणों के अंदर ये चीज़ देखी जाती है और रासायनिक गुणों के बीच में रिएक्शंस। तो देखिए यहाँ पर लिपिड के भौतिक गुणों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम दोनों की बात करेंगे, संतृप्त की
और असंतृप्त की, क्योंकि मेनली यहाँ पर दो ही प्रकार की वसाओं को देखते हैं। जो संतृप्त होते हैं, यहाँ पर जो संतृप्त लिपिड होते हैं, इन संतृप्त लिपिड की सामान्य ताप पर, ये संतृप्त लिपिड सामान्य ताप पर क्या होते हैं, ठोस। और जो असंतृप्त होते हैं, ये सामान्य ताप पर क्या होते हैं, तरल। संतृप्त लिपिड सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में मिलते हैं और ये सामान्य ताप पर तरल अवस्था में मिलते हैं। जितने भी शुद्ध वसा होंगी, शुद्ध वसा और तेल होंगे, ये सभी कैसे होते हैं, स्वादहीन। ना तो इनके अंदर किसी प्रकार का कोई स्वाद होता है और ना इनके अंदर किसी प्रकार की कोई गंध होती है। तो ये शुद्ध, चाहे वसा हो चाहे तेल हो, दोनों ही कैसे होते हैं, स्वादहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। जल के अंदर एविले, जल के अंदर एविले। कार्बनिक विलायकों में जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं, ईथर है, CCl4 है, यहाँ क्या होते हैं, ये विलेय। कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं और जल के अंदर ये अविलेय होते हैं। अगर हमको लिपिड को लिया और लिपिड को लेकर के हमने इमल्सन बनाया, मतलब गोंद के साथ गोंद ले लिया या फिर साबुन ले लिया, साबुन ले लिया, दोनों ही क्या है, ये लिपिड है। गोंद ले लिया, साबुन ले लिया, इनको जल में घोल दिया। तो जल में घोलेंगे तो यहाँ पर कभी आप लोग देखा होगा आप लोगों ने, जब ऑयल को जल के साथ मिक्स करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जल के ऊपर की सतह पर ऑयल अलग अलग छोटी छोटी बूंदों के, ज़्यादा तेज मिक्स करेंगे तो छोटी छोटी बूंदों के रूप में हमें दिखाई देगा, और कुछ देर उसको छोड़ेंगे तो वो जल की सतह पर ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वाटर की अलग और जो ऑयल की बूंदें जो अलग होती हैं, अलग अलग हमको दिखाई देती हैं, एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं होती हैं, वो क्या कहलाता है, इमल्सन। इमल्सन। तो यहाँ पर इमल्सन का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ ऊपर तैरता है, पानी की सतह के ऊपर क्या तैर रहा है, साबुन या ऑयल। यहाँ पर लिपिड लेंगे, ये यहाँ जो लिपिड लेंगे, ये जो लिपिड होते हैं चाहे ऑयल होते हैं, ये ऊपर सतह पर तैरते हैं। तो सतह पर तैरने का कारण क्या है, यहाँ इनका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है, इनका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है, ये विशिष्ट गुरुत्व जल से कम होता है, जल से कम। और जल से कम होने की वजह से ये कहाँ तैरते हैं, जल की सतह पर। जब इनका इमल्सन बनाएंगे तो कहाँ तैरेंगे, जल की सतह पर तैरते हैं। इनके जो गलनांक होते हैं, इनके जो गलनांक होते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं कि श्रृंखला पहली बात तो संतृप्त है या असंतृप्त है, दूसरा श्रृंखला की लंबाई कितनी है, श्रृंखला की लंबाई। दोनों ही बातों पर इनका मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है। अगर लंबाई अधिक है तो मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी अधिक होगा। अगर लंबाई कम है तो मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा और यहाँ इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, संतृप्त या असंतृप्त। और साथ ही साथ इसमें पार्श्व कोई श्रृंखला तो नहीं है। अगर पार्श्व श्रृंखला है तो भी यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये लिपिड के भौतिक गुण होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लिपिड के रासायनिक गुणों की।
बसा व तेल के रासायनिक गुण। लिपिड कहें, बसा तेल कहें, बात एक ही है। बसा व तेल के रासायनिक गुण। यहाँ पर जो भी लिपिड होते हैं, जो भी लिपिड होते हैं, चाहे हम यहाँ पर दोनों बात देखी है, कंफ्यूज नहीं होना है, बसा तेल कहें या लिपिड कहें। तो यहाँ जो बसा और तेल होते हैं, ये यहाँ पर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कुछ अपने रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे फर्स्ट, जल अपघटन। जल अपघटन, जब यहां पर लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में, लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में बसा हो या ऑयल हो, कुछ भी हो, यहां लाइपेज एंजाइम, इस लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में जब इसका जल अपघटन करेंगे, जब इसका जल अपघटन करेंगे, तो यहां क्या होगा, जो बसा अम्ल होते हैं, ये बसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, बसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। यहाँ पर जो बसा होती हैं वो बसा अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑयल कहें या फिर बसा अम्ल कहें, संतृप्त है तो बसा और असंतृप्त है तो ऑयल। तो यहाँ पर बसा या ऑयल जो होते हैं लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में बसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अगर स्टूडेंट्स वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में लंबे समय तक हम बसा को रख दें, बसा को या ऑयल को रख दें, तो इसका धीरे धीरे ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, जैसे ज्यादा पुराना जो घी होता है, काफी टाइम से रखा हुआ जो घी होता है, उस घी में कुछ अजीब स्मेल आ जाती है। वो स्मेल किसकी वजह से होती है, उसके ऑक्सीडेशन के कारण। जो लंबे समय तक जो फैट हमने स्टोर करके रखी थी, जो बसा हमने स्टोर करके रखी थी, वो उस बसा का धीरे धीरे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडेशन की वजह से उसके अंदर क्या आ जाती है, एक विशेष प्रकार की स्मेल आने लग जाती है, कुछ अलग सी कुछ यहाँ पर स्मेल आने लग जाती है। जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो यहाँ पर विशेष प्रकार की खुशबू आती है, खुशबू कहें, बदबू कहें, उसके अंदर महक हो जाती है। और ये हो क्यों रही है, जो ये खुशबू हो रही है या ये जो महक हो रही है, किसके कारण हो रही है, यहाँ पर जो बसा है, इस बसा का ऑक्सीडेशन हुआ है, और इस ऑक्सीडेशन की वजह से जो इसकी खुशबू है या महक है, वो एक जो पहले बहुत अच्छी खुशबू थी या महक थी, तो ये दोनों की दोनों क्या हो गई, अब खराब। महक कहें या खुशबू कहें, ये क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो खुशबू या महक आ रही है वो अच्छी ना होकर के कैसी होती है, दुर्गंध युक्त होती है, अच्छी नहीं होती, दुर्गंध युक्त होती है। तो यहाँ ये महक और खुशबू जो खराब हो जाती है, दुर्गंध युक्त हो जाती है। तो यहाँ इस प्रकार की जो बसा होती है, जो ऐसी बसा होती है जिसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये विकृति गंधिता कहलाती है। विकृति इसके अंदर क्या हो गई, अब विकृति गंधिता। ऐसी बसा के अंदर क्या हो गई,
विकृति गंधता उत्पन्न हो गई। तो ऐसी वसा को क्या कहेंगे हम? विकृत गंधी। यहाँ पर विकृति गंधिता उत्पन्न हो गई और ऐसी वसा क्या कहलाएगी? विकृत गंधी। वो खाने योग्य नहीं रहती, खाने योग्य नहीं रहती। नेक्स्ट, साबुनीकरण। साबुनीकरण, जब हमने लिपिड स्टार्ट किए थे वहीं से पढ़ रहे हैं हम साबुनीकरण। अगर यहाँ पर जो वसा है या ऑयल है, इस वसा का जो तीव्र, इस वसा का जो तीव्र क्षार होते हैं या फिर कहें जो कठोर क्षार होते हैं, कौन से? NaOH, KOH, अगर इनके साथ वसा का तीव्र क्षार से रिएक्शन कराएं, तीव्र क्षार से रिएक्शन कराएं और साथ ही साथ इसको क्या करें? गर्म करें। यहाँ पर इसकी तीव्र क्षार के साथ में रिएक्शन कराएं और साथ ही साथ इसको गर्म करें, तो हमको यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ हमको ग्लिसरॉल, यहाँ हमें ग्लिसरॉल व वसा अम्ल की सोडियम या पोटेशियम, रिएक्शन करा रहे हैं हम सोडियम से और पोटेशियम से, तो यहाँ सोडियम पोटेशियम के साल्ट प्राप्त होते हैं, के साल्ट प्राप्त होते हैं। देखिए कैसे, यहां पर हमने लिया ट्रायोलिन को, CH2O एस्टर है, C17H33, C17H33, ये ट्रायोलिन है। ट्रायोलिन, जब इस ट्रायोलिन की हम NaOH से रिएक्शन कराएंगे या KOH से कराएं, किसी से भी करा दें, तो NaOH से कराते हैं। जब इसकी हम NaOH से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ग्लिसरॉल तो अलग प्राप्त हो जाएगा और सोडियम ऑलेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर CH2OH, तो ये तो हमको क्या प्राप्त हो गया? ग्लिसरॉल। यहाँ पर हमको ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। अब बचा ये, यहां से ब्रेक बॉन्ड होगा। NaOH कैसे होता है? Na और OH, यहां से ब्रेक बॉन्ड होता है, तो यहां से इनके ब्रेक बॉन्ड कहां से होंगे? यहां से। ये OH यहां आकर के जुड़ जाएगा और जो ये N है, सॉरी Na है, सोडियम है, ये क्या होगा? देखिए C17H33 COON। तो यहां पर जो ट्रायोलिन था, ये ट्रायोलिन सोडियम ऑलिएट में बदल जाएगा। किसमें बदल गया? ये सोडियम ऑलिएट में। यहाँ पर ये सोडियम ऑलिएट के अंदर बदल जाता है। तो यहाँ पर वसा का जब तीव्र क्षारों के साथ इसको मिलाकर के गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर यहाँ पर ग्लिसरॉल और वसा अम्ल की, ग्लिसरॉल तो सेपरेट निकल जाता है, जो वसा अम्ल होता है, इस वसा अम्ल की, ये वसा अम्ल सोडियम पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं? सोडियम या पोटेशियम साल्ट देते हैं। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रो
हाइड्रोजनेशन। यहाँ पर जो वसा व तेल होते हैं, जो वसा या तेल होते हैं, इन वसा या तेल का निकिल धातु की उपस्थिति में, निकिल धातु की उपस्थिति में उच्च दाब पर, उच्च दाब पर, दाब क्या रखा जाता है, बहुत अधिक हाई, उच्च दाब पर जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, यहां प्रवाहित करते हैं तो वनस्पति घी प्राप्त होता है, वनस्पति घी बनता है। क्यों बनता है, यहां पर जो डबल बॉन्ड थे, जो डबल बॉन्ड थे, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में। क्योंकि अगर घी बन रहा है यहां पर, तो इसका मतलब संतृप्त फैट है यहां पर, तो संतृप्त फैट है, तो यहाँ क्या होगा, जो यहाँ डबल बॉन्ड थे, ये डबल बॉन्ड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमने लिया CH2OCOO C17, ट्रायोलीन को ही लिया यहाँ पर हमने H33, C17H33। अब यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को लिया और हाइड्रोजन को लेकर के निकिल धातु की उपस्थिति में उच्च दाब पर इसको प्रवाहित कर दिया, उच्च दाब पर। तो यहाँ पर अब हमें यहाँ जो प्राप्त हुआ है, वो असंतृप्त ना होकर के क्या है, संतृप्त अवस्था में ट्राइस्टीरीन प्राप्त हुआ है। ये हमको ट्राइस्टीरीन प्राप्त हुआ है, जो कैसा है, संतृप्त। और ये क्या होता है, देसी घी, सॉरी वनस्पति घी, जो किससे प्राप्त हो रहा है, ट्रायोलीन के हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त हो रहा है। देखते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।